हेलो हाय नमस्कार। मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज के इस फैंटेस्टिक क्लास में, जहां हम क्लास 10th के साइंस के चैप्टर 5 का परमाणु संरचना पढ़ने वाले हैं। डिटेल में पढ़ेंगे, एकदम बेसिक में पढ़ेंगे। आपको साइंस समझ में नहीं आता है, दिक्कत होती है, चैप्टर हार्ड लगता है, शब्दों में उलझ जाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है, ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी। क्योंकि आज हम आपको अपने 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। जो बैचेज हमने पढ़ाए हैं, चाहे वो सीबीएसई का हो, चाहे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एनआईएस के बच्चों का हो, वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस वीडियो में दिखेगा। और आप वीडियो के एंड होने के बाद करेंगे जस्ट वाओ, मजा आ गया आज के क्लास में। तो क्या कुछ कहता है, देखिए परमाणु संरचना में सबसे पहले जानेंगे कि एक्चुअली में ये परमाणु होता क्या है, क्यों परमाणु की ही संरचना बोली गई है, अणु की संरचना क्यों नहीं बोली गई, इलेक्ट्रॉन की क्यों नहीं संरचना बोली गई, पदार्थ की क्यों नहीं संरचना बोली गई। हम सबसे पहले बेसिक क्लियर करेंगे यहाँ पे। और हमारा बेसिक क्या कहता है, अगर बेसिक वाले पार्ट में आएंगे तो क्लियर होगा कि जो हमारा बेसिक पार्ट है बेसिकली, वो हमारा बेसिक कहता है कि सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए पदार्थ किसे कहते हैं, जिसे हम लोग द्रव्य के नाम से जानते हैं। आप सभी ने पढ़ा भी होगा और जानते भी होंगे। मैं केवल आपको एक समराइज कर देना चाहूँगा यहाँ पे, ताकि चीज़ें आपके सामने क्लियर रहे। चलिए जी, तो यहाँ सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे पदार्थ के बारे में। पदार्थ क्या होता है, जिसको इंग्लिश में मैटर कहते हैं, हिंदी में एक और वर्ड द्रव्य बोलते हैं, द्रव्य नहीं द्रव्य बोलते हैं। हम अगले 1 से 2 मिनट तक हम इसकी चर्चा करेंगे। देन आफ्टर वापस आपके NIOS का जो क्लास 10th का साइंस का बुक है ना, उस प्रेफरेंस से हम आपको पढ़ा रहे हैं, ताकि एक भी पॉइंट इधर से उधर ना हो, ना ज्यादा हो ना ही कम हो। ऐसा नहीं कि मैं एनसीईआरटी से पढ़ा रहे, मेरे पास नोट्स भर भर के पड़े हुए हैं सीबीएसई वालों का, लेकिन मैं वो यूज नहीं कर रहा हूं। मैं आपके जो एनआईएस का बुक है वो यूज कर रहा हूं यहाँ पे। तो पदार्थ और द्रव्य की बात करते हैं, कोई भी चीज जो क्या करता हो, जिसके पास अपना मास हो, मतलब आपके द्रव्यमान हो, और कहीं भी रखते हैं तो जगह घेरता हो, स्पेस ऑक्यूपाई करता हो। तो भाई दो चीज इसके पास होनी चाहिए, तो हम कहेंगे मैटर है। सबसे पहले इसके पास ना द्रव्यमान होना चाहिए, यानी मास होना चाहिए, और दूसरी चीज जहां भी आप रखेंगे तो ये जगह घेरता हो। मैं हिंदी में लिख देता हूं, हिंदी तो हिंदी लिखेंगे, जगह घेरता हो। अगर ये दो चीजें किसी के पास है, वो अपना पदार्थ है। ये देखो, ये भी पदार्थ है, मैं भी पदार्थ हूं, जितनी चीजें दिख रही है सब पदार्थ है। अपने नजर उठा के देखो, घर में देखो, कुर्सी टेबल ये वो, इवन जो नहीं दिख रहा है ना हवा, वो भी आपका क्या है, पदार्थ है। यहां तक तो सभी जानते थे, लेकिन बाद के लोगों ने कहा कि ये जो पदार्थ होता है ना, ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। कैसे पता चला होगा कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं? आपने देखा है ईंट को ना जब तोड़ते हैं, लकड़ी को काटते हैं, तो उसके अंदर से बुरादे निकलते, छोटे 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 छोटे। हेलो, कितने लोगों ने देखा है? देखा है आप लोगों ने? तो ये हम कहते हैं भाई ये सूक्ष्म कणों से मिलके बने होते हैं। बोलो किससे? सूक्ष्म कणों से, सूक्ष्म कणों से मिलके बने होते हैं। ये छोटे छोटे सूक्ष्म कण होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं, यानी ये दृश्य होते हैं, अदृश्य नहीं है, विजुअल होते हैं। बाद में कहा गया कि जो छोटा सा सूक्ष्म कण है ना, छोटा सा, जो बहुत ही छोटा, ऐसे उठाएंगे ना सुई की नोक पे, वो भी और छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है। और इसका नाम दिया गया था अणु। क्या नाम दिया गया था? कि ये अणुओं से मिलके बना होता है, यानी बहुत सारे अणु मिलते हैं तब एक छोटा सा कण बनता है। यहां तक लगा कि बस थम गई दुनिया, अब आगे तो कुछ हो ही नहीं सकता है। हमने तो इसके अंदर के अंदर का बता दिया भाई। ये तो फिर भी दृश्य था, जो कि दिख रहा था, लेकिन इसके बाद जो हमने बताया, ये तो वो चीजें बताई जो अदृश्य है, जो कि दिखता ही नहीं है। लेकिन बाद के वैज्ञानिकों ने कहा कि जो अणु है ना, जो नहीं दिख रहा है, वो भी कुछ और उससे भी छोटे छोटे कणों से मिलके बना है। और फाइनली उसका नाम जो दिया गया, उसका नाम दिया गया परमाणु। बोलो क्या नाम दिया गया? परमाणु नाम दिया गया। यानी इंग्लिश में बोलते हैं एटम। क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं, इसको मॉलिक्यूल कहते हैं। अब यहां पर क्या हुआ ना कि जब हम परमाणु तक पहुंचे, तो बेसिकली परमाणु को जॉन डाल्टन ने दिया था। किसने दिया था? जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने क्या कहा था? डाल्टन बाबा ने कहा था, भले डाल्टन बाबा नहीं है, वो एक स्कूल के टीचर थे, शायद जर्मनी के थे, और उन्होंने जो है इसके बारे में बताया था। उन्होंने एक वर्ड यूज किया था, एटोमियो। एटोमियो का मतलब होता है इनडिविजिबल, जिसको बांटा नहीं जा सकता है। तो फाइनली जॉन डाल्टन ने लॉक कर दिया था कि जो आपका पदार्थ है ना, उसका सबसे छोटा जो कण होगा वो परमाणु होगा। क्या होगा? परमाणु सबसे छोटा होगा, मतलब इससे छोटा ना दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता, ये सबसे छोटा है। एकदम फाइनल लॉक कर दिया था। अच्छा,
फिर क्या हुआ, तो डाल्टन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं, यहां पर डाल्टन के सिद्धांतों का ही बात करते हैं, है ना। तो डाल्टन ने जो बातें बताई थी, उन्होंने कहा था कि परमाणु जो है वो अविभाज्य है। क्या है? अविभाज्य है। मेरे इन शब्दों का ध्यान रखना, मैं भी क्लास 10 तक हिंदी मीडियम में था, इसीलिए इस हिंदी मीडियम में इतना मजे लेकर पढ़ा रहा हूं आपके साथ में। तो परमाणु क्या होता है? अविभाज्य होता है, इंडिविजिबल होता है, मतलब आप परमाणु को आगे बांट नहीं सकते, एकदम फाइनल लॉक हो गया यहाँ पे। फिर बहुत सारी बातें इन्होंने बताई थी कि परमाणु में ऐसा भी बोला था कि भाई एक जैसे ही परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। बहुत सारे ऐसी चीजें थी जो आपके प्रीवियस चैप्टर में था, उस पर हम नहीं जाएंगे, बस एक पॉइंट का जिक्र करना चाहेंगे कि परमाणु अविभाज्य होता है। लेकिन जब बाद में परमाणु के अंदर के जो हम बोल सकते हैं मूलभूत कण होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, जब वो ढूंढा गया, तो इससे ये जो इनका एक जो स्टेटमेंट था कि परमाणु अविभाज्य, वो गलत साबित हो गया। तो बेसिकली यहां पर जो है, जो एटम होता है उसका एक न्यूक्लियाई होता है N+P, आप सभी जानते हैं यहाँ पे, और वो किससे मिलके बना होता है आप जानते हैं यहाँ पे। परमाणु, इसको चलो ऐसे करो यार, ये जो परमाणु है, ये परमाणु भी 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। बोलो कौन? इलेक्ट्रॉन। बोलो इलेक्ट्रॉन, निगेटिव चार्ज ई से डी दिखाया जाता है ना। न्यूट्रॉन एन से डिनोट किया जाता है, और ये प्रोटॉन P+ होता है। पहली बार पढ़ रहे हैं आप, नहीं समझ में आ रहा है, बस इतना ही समझिए कि एक लकड़ी है, लकड़ी को काटा गया, उसके अंदर बुरादे निकले, एक बुरादे को सुई के नेक पे उठाया, उसके अंदर भी छोटे छोटे पार्टिकल होंगे जिसका नाम अणु देंगे। वो अणु भी और छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा, जिसे बोलेंगे परमाणु। अब मैं आपसे पूछूं कि परमाणु से मिलकर अणु बना होता है या अणुओं से मिलकर परमाणु बना होता है? ऑब्वियस सी बात है, परमाणु छोटा होता है अणु से, तो परमाणुओं के मिलने से ही तो अणु बनेंगे। और दूसरी बात यहाँ पे, जो परमाणु है डाल्टन के हिसाब से था कि आगे नहीं बढ़ सकता है, लेकिन बाद के अलग अलग वैज्ञानिकों ने यह साबित कर दिया कि परमाणु 3 मूलभूत कणों से मिलकर बना होता है। मतलब परमाणु जिन 3 कणों से मिलकर बना होता है, इन तीनों को अगर ऐसे एक कर देंगे तो बन जाएगा परमाणु, एटम। और वो कौन 3 कण थे? एक इलेक्ट्रॉन था, एक न्यूट्रॉन था, एक प्रोटॉन था। प्रोटॉन धनावेशित होता है, यानी प्लस चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है। और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब यहां पर फिर से बैक करेंगे आपके चैप्टर में, और फिर से इस हेडिंग पे आना चाहेंगे, परमाणु संरचना। क्या बोल रहा हूं मैं? परमाणु संरचना बोल रहा हूं। ये संरचना वर्ड क्या बोल रहा है? देखिए, संरचना का मतलब परमाणु दिखता कैसा है। मैं क्या बोल रहा हूं? परमाणु दिखता कैसा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उस समय एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था, सवाल था। अगर मैं आपसे डायरेक्ट बोलूं, वो पार्टिकल, वो कण जिसे आप अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, और मैं बोलूं वो कैसा दिखता होगा, तो आप कहेंगे हमें क्या पता कैसा दिखता होगा। जिसे कभी देखा ही नहीं है उसके बारे में चर्चा होगी कैसा दिखता होगा, तो कैसा दिखेगा? अभी कई सारे फिल्मों में देखते हैं ना, सर कटे का भूत है, कैसा दिखता होगा, ये कैसा दिखता होगा। तो यहां भी एक अपने आप में एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था, जिसपे अलग अलग वैज्ञानिक छिड़े थे। किसी ने कहा ये ना तरबूज जैसा दिखता है, जिसके अंदर ना बीज होते हैं ना, तरबूज के बीज, तो भाई उसके अंदर, इसके अंदर नेगेटिव चार्ज होते हैं। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कहा स्फेरिकल होता है, यानी गोलाकार होता है, किसी ने कुछ अपनी अपनी बातें रखी, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे बेसिकली। तो यही इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले कि परमाणु दिखता कैसा, और कुछ नहीं है। इससे ज्यादा दिमाग में टेंशन नहीं लेना है, फालतू के बना रखा है। साइंस है, विज्ञान है, बहुत ही हार्ड है, हाई फाई है। कुछ हाई फाई नहीं है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। आगे बढ़े यहाँ पे, देखिए शुरुआत यहाँ पर क्या होती है। शुरुआत यहाँ सबसे पहले आपके चैप्टर में हो रहा है कि आखिर कैसे इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। कहां से बात हो रही है? आखिर इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई। कैथोड और एनोड, ये 2 शब्दों का यहां पर इस्तेमाल किया गया है। मैं एक छोटा सा ट्रिक आपको यहां पर बताऊंगा, जिसके बाद आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे कैथोड के बारे में और एनोड के बारे में। क्या ये कुछ सेटअप है, इस सेटअप से क्या कुछ साबित करना चाहते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। किसने किया, एवरीथिंग आई विल टेल यू, बहुत स्मूथली बताएंगे। देखिए मैं यहां लिखता हूं कैथोड, क्या लिख रहा हूं मैं? कैथोड, CATHODE, ठीक है। और यहां देखिए मैं लिख रहा हूं एनोड, ठीक है, यहां पर लिखता हूं एनोड।
डरना डरना बिल्कुल नहीं, घबराना बिल्कुल नहीं। मैं आपको बताऊंगा, कैथोड जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। बोलो कैसा चार्ज होता है कैथोड? नेगेटिव चार्ज होता है। और ये कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। सर ये तो हो गया, लेकिन कभी कंफ्यूज हो गए तो, कभी गलती से कैथोड को हमने पॉजिटिव बोल दिया और एनोड को नेगेटिव बोल दिया तो क्या होगा? अरे ऐसा होगा ही नहीं। देखो कैसे नहीं होगा, देखो मैं यहां पर लिखता हूं, बोलो प्लस। क्या लिखा मैंने? प्लस लिखा। एक ट्रिक आपको बता रहा हूं, इसको ना, इसको ऐसे कर दो, देखो ए बन गया और बन गया एनोड। यानी कि ए को देखना, ए में यहां पर छुपा हुआ प्लस आपको दिखाई देगा, और यही ट्रिक है अपना, यही अपना ट्रिक है। अच्छा लिखो माइनस जरा, चलो माइनस लिखा, इसको ऐसे कर दो और ये बन गया देखो कैथोड। तो ये जो सी में ऊपर का है माइनस का, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये आपका बन गया कैथोड। तो आई होप आप कैथोड एनोड में कंफ्यूज नहीं होंगे। अब आइए इस सेटअप पे आते हैं। इस सेटअप को किसने तैयार किया था और क्यों बनाया गया था, ये हम आपको बताना चाहेंगे। बात है 1885 की। देखिए डाल्टन का जो टाइमिंग था यहाँ पे, डाल्टन का टाइमिंग यहाँ पर बेसिकली जो था वो था 1803 का। कब का टाइम था? 1803, 1803 का टाइमिंग था डाल्टन का। डाल्टन के बाद कुछ और घटनाएं घटी। हालांकि इससे पहले एक और एक्सपेरिमेंट हुआ था जो मैं आपको बताऊंगा, ये 1885 का है, जहां पर कहता है विलियम क्रूक्स, ये याद रखिएगा, विलियम क्रूक्स ने प्रयोगिक श्रृंखला की जिसके दौरान उन्होंने कैथोड किरण का उपयोग करके धातु को एक खाली ट्यूब में तेज गर्म करके उनके व्यवहार का अध्ययन किया। यहां पे क्या अध्ययन किया? यहां पे एक बढ़िया सा ट्यूब ले लिया। ट्यूब ये क्या होता है? जैसे कांच की नली होती है, ये उसके अंदर हवा निकाल दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर एक एंड पर, यहाँ पर कैथोड यानी नेगेटिव चार्ज वाला कोई धातु रखा गया है, और यहाँ पर जो है, यहाँ ये रखा गया है पॉजिटिव चार्ज का, यहाँ पर रखा गया है। यहाँ पर तो लिखा निर्वात नली में इलेक्ट्रोड पर उच्च वोल्टेज, मतलब इलेक्ट्रोड इसको बोलेंगे, धातु आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हालांकि धातुओं का नेचर धनात्मक होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। तो आप यही समझिए कि इसको इलेक्ट्रोड के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इन दोनों को? इन दोनों को ही हम लोग इलेक्ट्रोड बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। अच्छा ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो मैं आपको अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर जाना, या हमारे ऐप में जाना। साइंस का हमारा कोर्स है, उस कोर्स में भी आपको फ्री डेमो क्लासेस में हम आपको दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो खाली ट्यूब आपको दिख रहा है ना, इस ट्यूब में यहाँ पर सबसे पहले क्या लगा दिया? एक हाई वोल्टेज सेट किया। जैसे कोई भी हाई वोल्टेज, जिससे हाई वोल्टेज आए, तार वार देखो कनेक्ट कर दिया है ट्यूब के अंदर। अब जैसे ही हाई वोल्टेज गया 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 यहाँ पर जब गया, और यहाँ पर आंशिक निकासित कांच ट्यूब, इसके अंदर से जो है हवा को निकाल दिया गया था। जब इस कैथोड से इस एनोड के बीच में हाई वोल्टेज दिया गया तो हमें जो है एक किरण दिखाई दिया। किरण, वो वाली शाहरुख खान वाली किरण ने, कि किरण तू मेरी किरण है, वो वाली किरण ने, रे दिखाई दिया, किरण दिखाई दिया। और ये जो किरण दिखाई दिया, इसी का नाम कैथोड किरणों के नाम से जाना गया। अब क्योंकि ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ से जा रहा था, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा था यहाँ पे, तो इसका जो बाई नेचर है वो ऋणात्मक ही है, मतलब नेगेटिव है। इसको और प्रूव हम कर देंगे अभी थोड़ी देर में कि कैसे ये ऋणात्मक है, इसको और हम आपको बता देंगे थोड़ी देर में। तो बेसिकली ये सेटअप तैयार रखिएगा। सेटअप में 2-3 चीजें हैं। उच्च वोल्टेज का यहाँ पर एक लिया गया है, ट्यूब है, ट्यूब बहुत ही आसान होता है, कैथोड है, एनोड है, ट्रिक हमने बता दिया है, आंशिक निकासित कांच ट्यूब है, और यहाँ से वोल्टेज को दिया गया। चलिए आगे बढ़े। यहाँ पर तेज गर्म करके, यहाँ पर एक खाली ट्यूब में तेज गर्म करके व्यवहार का, मतलब हीट भी यहां पर किया गया था। कुछ शब्द है और कुछ ज्यादा नहीं है यहां पर। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें बताती है कि बेसिकली कैथोड किरणों का क्या गुण होता है, कैथोड किरणें दिखती कैसी है, ये हमें पता चलता है। देखिए अगर हम कैथोड किरणों के गुण की बात करें तो सबसे पहले यहां पर यह है कि कैथोड किरणों में, कैथोड किरणें कैसे चलती है? सीधी चलती है। बोलिए कैसे चलती है? सीधी चलती है यहां पे। और यहां पे कुछ और चीजें अगर मैं आपको बताऊं यहां पे, कि कैथोड किरणों घटक कणों का द्रव्यमान है, उनमें गति जो होती है, ब्ला 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 ब्ला। सर ये सारे कहां से याद रहेंगे? लेकिन अगर मैं समझा दूं तो याद रहेगा ना, बिल्कुल याद रहेगा। इस पिक्चर को सबसे पहले समझते हैं। यहाँ पे हेलो हेलो चित्र बनोगे मेरे मित्र, आ जाओ। देखो ये कैथोड है, ये एनोड है। अब इस कैथोड में देखो ना ध्यान से, कैथोड से एनोड की तरफ जो रे हमने निकाला था उसको हमने आगे फॉरवर्ड कर दिया, और हमने यहां पर ले लिया विद्युत क्षेत्र ले लिया। क्या ले लिया? देखिए मैं यहां पर कुछ शब्द लिखना चाहूंगा, मैंने ले लिया विद्युत क्षेत्र ले लिया।
विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं एक ऐसा फील्ड जहां पर आपको प्लस और माइनस के बीच के डिफरेंस क्रिएट करके हम यहाँ पर दिखा पाए, एक विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे विद्युत क्षेत्र का मतलब है, अब डिटेल में जब पढ़ेंगे साइंस, अगर आप मैं आपको तो यही कहूँगा कि आपको साइंस लेना चाहिए 12th में। अगर आप NIS हैं तो NIS में ही कर सकते हैं, बहुत मेरे विद्यार्थी जो हर बार पढ़ते हैं। तो विद्युत क्षेत्र में आते हैं, तो विद्युत क्षेत्र में कहता है कि वहां पर आपको इस तरीके का एक आपको मिलता है प्लस और एक मिलता है माइनस। अब देखिए सोचने वाली बात है कि जब ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, अगर कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं है तब तो ये सीधा चला जाएगा, ये पर्दा लगा दिया गया, सीधा चला जाएगा पॉइंट बी पे। लेकिन अगर आपने इस तरीके का कोई विद्युत क्षेत्र पैदा कर दिया जहां पर एक प्लस ले लिया, यहां पर माइनस ले लिया और इसके बीच में क्रिएट हो रहा है विद्युत क्षेत्र, तो क्योंकि इसका नेचर निगेटिव है ना, ऋणात्मक है, तो ऑब्वियसली जाएगा। तो आप जानते हैं प्रकृति में अपोजिट मैच करता है। अब शादियां लड़के लड़की के बीच में होता है, वो अलग बात है कि आजकल लोग लड़का लड़का लड़की लड़की भी कर रहा है, एक अलग है, लेकिन नेचुरली अगर देखा जाए, लॉजिकली देखा जाए, साइंटिफिक देखा जाए तो अपोजिट में ही होगा। तो यहां पर ये जाएगा तो ऑब्वियसली बात है ये नेगेटिव की तरफ थोड़ी ना जाएगा, ऑलरेडी इसका नेचर नेगेटिव है, तो ये कहां जाएगा, कहां अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। एक शराबी शराब को देखकर अट्रैक्ट हो जाता है, तो दूध को देखकर थोड़ी ना अट्रैक्ट होगा। तो भाई इस तरीके से पता चलता है, क्योंकि ये देखिए यहां पर इस तरीके से अट्रैक्ट हुआ है और ये पॉजिटिव सिरे की ओर हुआ है, तो इससे और ये साबित हो जाता है कि भैया ये जो है ना, इसका नेचर, जो इसकी जो प्रकृति है, जो आप बोल लो वो ऋणात्मक है, नेगेटिव है। और बाद में इन्हीं किरणों को, इन कणों को इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया। और ये भी देखा गया कि इसमें से हम बहुत सारे हम देखते हैं अलग अलग गैस लिया गया, ऐसा नहीं कि खाली एक गैस लिया गया, अलग अलग गैस लिया गया, चाहे कोई भी गैस आप ले लो, सबके अंदर सेम किरण निकल रहा था। और सेम किरणों के निकलने के बाद जो है यहाँ पे हमने ध्यान से देखा तो परमाणु जो हम कह रहे थे अविभाज्य है, वो कैसे अविभाज्य है, कैसे, आप ये समझिए ना। और ये सब एक्सपेरिमेंट सेटअप कौन कर रहे थे, हेलो, कौन कर रहे थे सेटअप, जे थॉमसन कर रहे थे। बोलो, ये सब जो है इलेक्ट्रॉन के बारे में जो बातें यहां पर इलेक्ट्रॉन के बारे में जिक्र किया, इलेक्ट्रॉन के बारे में शब्द दिया, किसने दिया, जे थॉमसन। खाली मैं थॉमसन लिख देता हूं, यहां पे क्या लिख देता हूं, थॉमसन लिख देता हूं। एक ट्रिक और आपको बता देता हूं, यहां पे एक ट्रिक होता ईंट पर नाच, जहां पर यह काम करता है, ई से इलेक्ट्रॉन, टी से टॉमसन, टॉमसन कहते हैं, थॉमसन कहते हैं, जो बोल लो यहां पर, ठीक है। थॉमसन या टॉमसन ने जो है इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था, इंग्लिश में टॉमसन कहते हैं, हिंदी में थॉमसन कहते हैं। पी से आपका हो गया प्रोटॉन और आर से आपका हो गया रदरफोर्ड, रदरफोर्ड के बारे में जानेंगे, उन्होंने बताया था प्रोटॉन के बारे में। एन से आपका न्यूट्रॉन हो गया और ची से चैडविक हो गया। यहाँ पे ये साइंटिस्ट वैज्ञानिकों का नाम है। हालांकि रदरफोर्ड से पहले भी गोल्डस्टीन ने बताया था प्लस चार्ज के बारे में, तो कई जगह कंफ्यूजन होता है, बट रदरफोर्ड को कंसिडर किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉन के बारे में थॉमसन ने पूरा का पूरा सेटअप यहाँ पर बना के दिखाया है। तो एक एक पॉइंट हम डील करने वाले हैं। पहला पॉइंट है कि कैथोड किरणें सीधी लाइन में चलती है, कंडीशन तब जब कोई बाह्य विद्युतीय क्षेत्र नहीं होगा तो बिल्कुल सीधा लाइन में जाएगा। दूसरी चीज, कैथोड किरणों घटक कणों का द्रव्यमान है और इसमें गतिज ऊर्जा होती है, यानी कैथोड जो किरणें हैं वो कणों, जिन कणों से मिलकर बने होते हैं वो कणों का अपना द्रव्यमान होता है, और वो जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, गतिज ऊर्जा होता है। गतिज ऊर्जा का मतलब क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसके पास होगा, गतिज ऊर्जा किसके पास होगा, वो ऊर्जा जो किसी भी वस्तु के गति के कारण उत्पन्न होता है उसको हम लोग गतिज ऊर्जा के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर जिन कणों से ये मिलके बना हुआ है अंदर में वही इलेक्ट्रॉन है। कैथोड किरणों के घटक ऋणावेशित होते हैं और बाहरी विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में धनावेशित प्लेट की ओर आकर्षित होते हैं। वही जो मैंने बताया, इनका जो प्रकृति है वो ऋणावेशित है, लेकिन अगर कोई बाह्य विद्युतीय क्षेत्र आप दे देंगे तो वो क्या हो जाएगा, जो प्लेट होगा ना धनात्मक वाला, उधर की ओर आकर्षित हो जाएगा। उत्पन्न हुई कैथोड किरणों की प्रकृति, कैथोड किरण ट्यूब में भरी हुई गैस और कैथोड व एनोड बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की प्रकृति पर निर्भर नहीं थी। आप यहां पर ट्यूब में कोई भी गैस ले लो, है ना, आप कोई भी कैथोड एनोड का इलेक्ट्रोड ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां पर इसका जो प्रकृति है वो ऋणावेशित ही रहेगा, ऋणावेशित से बदलने वाली नहीं है वो, ठीक है। तो यहां पर है कि जो
हम बात करते हैं हर स्थिति में जो इनका हम बात करते हैं इनका आवेश और द्रव्यमान का अनुपात एक समान पाया गया। एक्चुअली ये क्या होता है, ई और एम का रेशियो चलता है, ई अपॉन एम, ये होता है आवेश, अभी आप पढ़ेंगे, और ये होता है द्रव्यमान। तो अभी मैं आपको बताऊंगा, जैसे इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम होता है। आवेश को हम लोग कूलॉम में डिनोट करते हैं, यूनिट कूलॉम होता है, जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो अभी हमने आपको बताया कि एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन जो होता है माइनस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम होता है, ये चार्ज होता है, इसको आवेश कहते हैं यहाँ पे। तो सब एक समान पाया जाता है। तो इस तरीके से थॉमसन ने पूरा का पूरा कहा। और एक सवाल जो अपने आप में ये घूम रहा था कि भैया परमाणु तो अविभाज्य है, तो कैसे अविभाज्य है, कैसे अविभाज्य है? हमने तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की खोज कर ली, क्या कर ली, इलेक्ट्रॉन का सक्सेसफुली खोज कर लिया। कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन से पहले प्रोटॉन के बारे में भी गोल्डस्टीन ने चर्चा किया था, बताया था। वो अलग बात है कि बाद में जाके रदरफोर्ड ने उसको और क्लैरिफाई किया। हालांकि रदरफोर्ड का भी एक्सपेरिमेंट कोई ज़्यादा सफलता नहीं प्राप्त किया, लेकिन ठीक है, उन्होंने एक अच्छा प्रयास किया, जिसके बाद नील्स बोर आए और नील्स बोर ने उसको और आगे सेटअप को सही किया यहाँ पे। सो आगे जाएंगे यहाँ नेक्स्ट यहाँ पर आएंगे यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन की खोज से काफ़ी पहले जो है गोल्डस्टीन 1886 में, है ना, उससे खोज से काफी पहले एक छिद्रित कैथोड लगी हुई विसर्जन नली में, मतलब क्या था मैं आपको बता देता हूं। यहां पर 1886 की बात है, और यहां पर देखिए मैं लिख देता हूं गोल्डस्टीन, ठीक है, गोल्डस्टीन ने इसको किया था, ये पहले किया था, इसके बाद इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी। तो इससे पहले उन्होंने कैथोड था ना, अब यहां पर उन्होंने एक चीज उल्टा करके देखा था। उन्होंने ना फिर से एक ट्यूब लिया, देखो एक ट्यूब लिया, अगेन यहां पर उच्च वोल्टेज स्रोत था। तो हम ये नहीं कहेंगे कि भाई जो थॉमसन ने किया इससे इंस्पायर्ड होकर किया है, इन्होंने उनसे इंस्पायर्ड नहीं हो, क्योंकि ये घटना पहले की है, क्योंकि आपकी बुक में भी ऐसी सीक्वेंस दिया है, तो मैं ऐसे आपको बता रहा हूं। और उसमें हल्का सा अल्प दाब हवा भर के एक प्रयोग द्वारा प्रदर्शित किया कि जब विसर्जन नली में हम उच्च विद्युत विसर्जन किया जाता है तो छिद्रित कैथोड के पीछे धीमी लाल दीप्ति उत्पन्न होती है। तो ध्यान देखिए, ये एनोड है, यानी कि ये प्लस वाला है आपका यहाँ पे, और ये आपका माइनस वाला कैथोड हो गया यहाँ पे। तो जब उन्होंने ध्यान से देखा यहाँ पे कि जैसे ही एनोड से यहाँ पर निकालेंगे तो इस तरीके से ये धनात्मक किरणें उन्हें देखने को मिली, और जो धनात्मक किरणें देखने को मिली तो यहाँ पर जो छिद्रित कैथोड जो लिया था ना, वो इस तरीके का हो गया, इसके अंदर बहुत सारे प्लेट हो गए ना, प्लेट में छेद कर दीजिए, तो इन छेदों से कैनाल जिसको बोलते हैं ना, सुरंग होता है, तो उससे बाहर निकला, और यहाँ पर रेड कलर का लाल चमक देखने को मिला यहाँ पे। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ कम दाब पर गैस, यहाँ प्रेशर कम रखा गया था यहाँ पे। तो इससे हमें एक बात और समझ में आई कि जैसे कैथोड किरणों के बारे में हमने पढ़ा है कि वो सीधा जाता है ना, वैसे ही ये कैसे जाएगा, ये भी सीधा ही जाएगा। ये भी सिंपल सी बात है। तो ये चमक दूसरी किरणों के कारण थी, कैथोड किरणों के विपरीत दिशा में थी। जहां कैथोड किरणों का दिशा आप ध्यान से देखेंगे तो कैथोड से एनोड की तरफ था, ये एनोड से कैथोड की तरफ है, प्लस से माइनस की तरफ है। यहाँ पे कुछ और बातें यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पे जो इसके कैरेक्टर को, इसके विशेषताओं को पॉइंट बाय पॉइंट क्लियर करता है। सबसे पहली बात यहाँ पर कि कैथोड किरणों की तरह धन किरण भी सीधी रेखाओं में चलती है, बिल्कुल स्ट्रेट इस तरीके का सीधी रेखा में चलेगा यहाँ पे। और धन किरणों के घटक कणों में द्रव्यमान और गति ऊर्जा होती है। जैसे कि हमने देखा कि कैथोड वालों में जैसे जो आपके चार्ज थे, जो आपके इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन का अपना एक द्रव्यमान होता है, अपना आवेश होता है। तो भाई जिसके पास गति में होगा तो इसके गति, प्रोटॉन का भी गति ऊर्जा होगा। और प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, एक प्रोटॉन का चार्ज होता है प्लस में 1.6 इंटू 10⁻19 कूलॉम यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर ये -19 ही रहेगा, यहाँ प्लस माइनस में कोई फर्क यहाँ देखने को नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए एनीवे, तो हम यहाँ बात करना चाहेंगे, धन किरणों घटक कण धनावेशित हैं और इलेक्ट्रॉन की तुलना में अधिक भारी होते हैं। तो हमने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन के मुकाबले जो मास होगा ना, जो मास ऑफ प्रोटॉन होगा वो ज्यादा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे। इसके अलावा हमने ये देखा कि एनोड किरणों घटक कणों की प्रकृति और प्रकार विसर्जन नली में उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है। जहां हमने देखा था कि जो आपका कैथोड वाला था वो किसी भी चीज पे निर्भर नहीं करता था, किसी चीज निर्भर नहीं करता। आप चाहे कैसा भी गैस ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, लेकिन ये जो कह रहा है
कि ये किस पर निर्भर करता है, विसर्जन नली में जो गैस आप लेंगे ना उस गैस की प्रकृति पर निर्भर करेगा। ये कुछ ऐसे पॉइंट है जो अलग है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा, मजाक वाली बात नहीं है, इसलिए एक एक पॉइंट में जिक्र कर रहा हूं यहाँ पर। एनोड किरणों की उत्पत्ति को कैथोड किरणें तथा निर्वात नली मौजूद गैस के आपस में क्रिया करके संदर्भ में समझाया जा सकता है। ठीक है, ये हम आगे एक और एक्सपेरिमेंट का होगा, उसका नीड नहीं है, बस 2-3 पॉइंट है कैथोड एनोड का, आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे। इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन की खोज हुई और किस तरीके से प्रोटॉन की खोज हुई। तो बेसिकली अभी यहाँ पर प्रोटॉन की जो खोज हुई है, जो कंफ्यूजन होता है, गोल्डस्टीन आता है या रदरफोर्ड आता है, रदरफोर्ड ने बहुत ही क्लियरली उसको किया। अब बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से आएंगे, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, हमने खोज कर लिया, जो भी है, न्यूट्रॉन का तो खैर इसमें कोई चर्चा आपका नहीं है। अब बेसिक लेवल पे आते हैं, आखिर वो पहला कौन सा वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले ये बताया था कि परमाणु कैसा दिखता है? वही जे थॉमसन ने बताया था। इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज एक अलग चीज है, लेकिन परमाणु कैसा दिखता है ये एक अलग मुद्दा है। और सबसे पहले बताया था थॉमसन ने प्लम बुडिंग मॉडल। इस मॉडल में बताया था कि देखिए, ये हम स्फेरिकल ले लेते हैं, स्फेरिकल बोले तो हमने एक गोलाकार इस तरह से ले लिया, गोला टाइप का ले लिया, और उन्होंने कहा कि इसके अंदर, जैसे तरबूज होता है ना, तरबूज के अंदर जो गुदा होता है, जो फल होते हैं, उसके अंदर बीज होते हैं, तो जैसे बीज होता है ना जहाँ तहाँ, वैसे ही ये जो हिस्सा आपको पिंक पिंक टाइप का दिख रहा है वो सारा पॉजिटिव है, और बाकी जो बीज जैसे से तरबूज में होते हैं उतने ये निगेटिव होते हैं यहाँ पे। अब ध्यान दीजिएगा कि तरबूज में बीज की संख्या अधिक होती है और परमाणु में इतने अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। परमाणु में आप जाएंगे, जैसे मान लो हाइड्रोजन है, उसका परमाणु संख्या 1 है, तो उसके अंदर जो है 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, मान लो कुछ और लेते तो फिक्स होता है, अगर हम लेते हैं तो परमाणु के अंदर लेते हैं तो उसी हिसाब से चलता है, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा है तो उस हिसाब से उन्होंने ठीक है अपने हिसाब से कहा। हालांकि ये कोई लॉजिकल नहीं था, ये आगे हम इस पे आगे बढ़ नहीं सकते थे। तो आगे के जो वैज्ञानिक आए, इसके बाद जो अगले वैज्ञानिक का नंबर आता है वो आता है रदरफोर्ड का। तो थॉमसन के बाद अगले वैज्ञानिक हमारे रदरफोर्ड है। रदरफोर्ड ने एक बहुत ही बढ़िया एक्सपेरिमेंट किया था, हिंदी में बोले तो प्रयोग किया था, और उस प्रयोग के हिसाब से उन्होंने बताया था कि देखो कैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का या नाभिक की बात यहाँ पर की गई थी। उन्होंने क्या किया था, क्या उनके एक वो बोल सकते हैं, क्या उसको बोलते हैं, असिस्टेंट बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं उनके साथ में काम करने वाले लोग, जो उनके साथ में कैसे एक वैज्ञानिक होते हैं तो उनके साथ और भी तो लोग होते हैं। तो उन्होंने गोल्ड के एक फॉइल पे किया था। कई बार मजाक में हम कहते भी हैं कि उनको नहीं समझ में आ रहा होगा तो अपनी बीवी कहीं गोल्ड ले आए होंगे, बट ऐसा नहीं है। गोल्ड के एक फॉइल पे काम किया था और उस पे जो है उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स, अभी आप पढ़ेंगे अल्फा बीटा गामा इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा यहाँ पे। तो थॉमसन ने निष्कर्ष निकाला था कि परमाणु में एक बराबर मात्रा का धनावेश होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप तरबूज के जैसा एग्जाम्पल दे रहे हैं, उसके अंदर नेगेटिव चार्ज है, उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज, इस तरह की चीज़ें नहीं होगा। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने चीज़ों को दिया था। तो पूरा नाम उनका था अर्नेस्ट रदरफोर्ड, उनका पूरा नाम है, आप अपने टेक्स्ट बुक में देखिएगा आपको मिल जाएगा। और उनके जो सहकर्मी थे वो अलग अलग रेडियो धर्मिता क्षेत्र में, रेडियो एक्टिविटी में काम करते। कुछ ऐसे तत्व होते हैं, एलिमेंट होते हैं जो रेडियो एक्टिव होते हैं, मतलब अगर छोटा सा भी मिल जाए तो बहुत बड़ा वो मानव शरीर के ऊपर और हमारे प्रकृति के ऊपर गलत प्रभाव डाल सकते हैं यहाँ पे। तो वहाँ पर जो उनका जहाँ 1910 की 1910 की बात है, हैंस गीजर नाम था, हालांकि ये पूछेगा नहीं आपसे, तो हैंस गीजर के साथ में उन्होंने गोल्ड फॉइल का एक्सपेरिमेंट किया था। यहाँ पर बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट था। इस एक्सपेरिमेंट में ये था कि बीच में यहाँ पर सोने की पत्ती रखी गई थी और चारों तरफ से यहाँ पर जो है इस तरीके से आप देख रहे हैं एक आवरण गोलाकार रखा गया था। इसके पीछे कारण ये था कि देखिए पहले तो एक सोर्स रखा गया, क्या क्या यहाँ पर लिया गया, अल्फा कण लिया गया, अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। अल्फा कण की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, इसकी प्रकृति होती है धनात्मक। बोलिए कैसी प्रकृति होती है, धनात्मक प्रकृति होती है, यानी पॉजिटिव होता है। और आप नेचर अच्छे से जानते हैं कि भाई धनात्मक और ऋणात्मक की क्या कहानी आप अच्छे से जानते हैं। क्या करता है धनात्मक ऋणात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक ये हमारा करता है कि अगर हम लोग धनात्मक को ऋणात्मक के पास ले जाएंगे तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा दोनों में क्या होगा, आकर्षण होगा। तो ये जो धनात्मक नेचर होता है, यानी सीधी सी बात है जहां भी पॉजिटिव होगा वहां से दूर जाएगा। मान लो हम इसको भेज रहे हैं, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, ठीक है,
और ये भी पॉजिटिव है, तो इसके नज़दीक थोड़ी जाएगा, धनात्मक धनात्मक दूर भागेगा ना यहाँ पे। लेकिन वही अगर यहाँ पर ये नेगेटिव होता तो ऑब्वियसली ये इसका खिंचाव इधर की तरफ हो जाता, अट्रैक्ट हो जाता है यहाँ पे। सेटअप समझिएगा, सेटअप आपको खुद बनाना होगा। सेटअप में जैसे मान लो एक गोल्ड फॉइल ले लिया, इस तरीके से एक गोल्ड फॉइल ले लिया और चारों तरफ से यहाँ पर इन्होंने इस तरीके से कवर कर दिया। इस तरीके से आप खुद ही बना सकते हैं इस तरह से। और यहाँ पर सोर्स ले लिया, सोर्स ले लिया अल्फा पार्टिकल का जो यहाँ पे जाएगा, इस तरीके का ले लिया यहाँ पे जो इसको जाएगा, इस पे अल्फा पार्टिकल्स भेजेंगे। अल्फा कण बोल दो, आप हिंदी माध्यम के हो तो अल्फा कण बोलो, अल्फा कण भेजेंगे यहाँ पे। तो जैसे ही यहाँ पर हमने अल्फा कण को भेजा तो भेजते ही इससे टकराया। अब टकराने के बाद क्या होगा कि बहुत सारे चीजें हैं जो टकराने के बाद इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, इधर तो भागेगा ना, ऐसे करके भागेगा यहाँ पे। तो जहां जहां गया वहां देख रहे हो यहाँ पर स्पॉट बना दिया, यहाँ स्पॉट बना दिया है, यहाँ स्पॉट बना दिया है, यहाँ स्पॉट बना दिया है, देख रहे हो कई सारे जगह पर स्पॉट बना दिया है। पतली सोने की पन्नी लिया था यहाँ पे। इससे निष्कर्ष क्या निकला, इससे क्या हमें पता चलता है कि अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी सीधे निकल रहे थे, सीधे आर पार हो रहा था। अल्फा कण अपने पास से थोड़ा विक्षेपित हो रहा था, कुछ कम अल्फा कण थे जो विक्षेपित हो रहा था, और 12,000 में से कोई एक था जो प्रतिक्षेपित हो रहा था, मतलब जिस पाथ पे जा रहा था उसी पाथ पे वापस आ रहा था। इसको समझने के लिए अगले डायग्राम की ओर हमें आना होगा। यह हमारा अगला डायग्राम है। नेक्स्ट डायग्राम हमारा कहता है कि देखिए जो हमारा एटम होता है बेसिकली बहुत, उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, जो नाभिक होता है बहुत छोटा होता है, और ये हमारा क्या होता है इस तरीके का, और ढंग से बना लेते हैं, ये हमारा परमाणु होता है। क्या होता है, ये परमाणु होता है। परमाणु के मुकाबले देखा जाए तो जो इसका नाभिक होता है बहुत ही छोटा होता है। अगर मैं आपको समझाने के लिए लूँ कि 5 किलोमीटर रेडियस होना चाहिए, मतलब एक ऐसा प्लेग्राउंड होना चाहिए जहां सेंटर से 5 किलोमीटर की दूरी हो। कितना दूरी हो, 5 किलोमीटर की दूरी हो। तो जो क्रिकेट का बॉल होगा वो न्यूक्लियस होगा, वो नाभिक होगा। मतलब हम एक ऐसा प्लेग्राउंड ले लें जो एकदम बड़ा हो, न्यूक्लियस से कहीं भी जाइए सेंटर से 5 किलोमीटर लगेगा, बहुत बड़ा। इतना बड़ा परमाणु का जो नाभिक होगा, क्रिकेट का बॉल जैसे हम पॉकेट में रख सकते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक्चुअली में पूरा का पूरा स्पेस क्या होता है, खाली होता है। अब यहां से मैंने मान लो अल्फा कण को भेजा तो सीधा जो निकलेगा, देखो सीधा ही तो निकलेगा। कैसे जाएगा, ये सीधा जाएगा, यहां पर एकदम सीधा जाएगा। देखो जो टकराएगा ही नहीं, सीधा निकल जाएगा। लेकिन जो इससे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, नहीं जो टकराएगा वो क्या हो जाएगा, इधर भाग जाएगा। जो टकराएगा क्या हो जाएगा, इधर भाग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात समझ में आई, क्योंकि अभी तक रदरफोर्ड कंफ्यूज थे। रदरफोर्ड को भी उतना समझ में नहीं आ रहा था इलेक्ट्रॉन के बारे में। जैसे कि पहले थॉमसन ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन इस तरीके से होगा, तो उसी को मान के रदरफोर्ड आगे बढ़ रहे थे। लेकिन बाद में एक चीज समझ में आया कि जो थॉमसन ने कहा था कि ये जो प्लस होता है वो पूरे के पूरे परमाणु में फैला होता है, जैसा कि यहाँ पर बताया गया था यहाँ पर कि भैया ये सारी चीजें प्लस प्लस है, जो नहीं दिख रहा है और जो दिख रहा है वो नेगेटिव है। तो ऐसा नहीं है, इनको समझ में आ गया कि जो प्लस होता है वो नाभिक में होता है, और नाभिक बहुत ही छोटा होता है। और कैसे पता चला छोटा है, तो ज्यादातर तो बाहर ही निकल रहा था, बाहर ही निकलता जा रहा था ज्यादातर, इसलिए छोटा होता है। और जो केवल इस प्लस वाले इस नाभिक से टकरा रहा था वही केवल इधर उधर जा रहा था। अच्छा कैसे पता चला कि प्लस ही है, तो रीजन ये है कि हम यहाँ भेज रहे थे प्लस, क्या भेज रहे थे, प्लस, और ये भी है क्या, प्लस, इसलिए इसे टकराने के बाद इधर भाग रहा था, कुछ इधर भाग रहा था। अगर ये माइनस होता तब तो नहीं होता ना, ये भी तो समझो यहाँ पे। तो इससे ये साबित हो गया कि जो नाभिक होता है वो प्लस होता है। अभी ध्यान दीजिएगा, अभी न्यूट्रॉन की बात नहीं की गई है, खाली इतना कहा गया नाभिक है, नाभिक बहुत छोटा होता है और वो धनात्मक चार्ज होता है। बस इतनी ही बातें रदरफोर्ड ने की थी। तो परमाणु के केंद्र में एक सघन और धनावेशित क्षेत्र होता है, इसे नाभिक कहा जाता है। नाभिक के बारे में रदरफोर्ड ने ही बताया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर परमाणु का धनावेश और समस्त द्रव्यमान उसके नाभिक में रहता है। पूरा का पूरा जो मास होता है यहीं पे होता है। पूरे परमाणु, इतना बड़ा परमाणु का जो मास होता है, द्रव्यमान होता है, वो इसी ही पास होता है। परमाणु बाकी भाग खाली जगह जिसमें अति सूक्ष्म ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन संचित हैं। देखिए इस लाइन में कंफ्यूजन आपको दिख रहा है, इस लाइन में क्या दिख रहा है आपको, कंफ्यूजन दिख रहा है, भारी बड़ा कंफ्यूजन है। इलेक्ट्रॉन को ये सेट ही नहीं कर पाए रदरफोर्ड। हालांकि नील्स बोर के बारे में बताएंगे, उन्होंने इसको अपग्रेड कर दिया था, उन्होंने सेट कर दिया था। तो एक बात जो बहुत ही अच्छी रदरफोर्ड ने बताई वो ये बताई कि इसका नाभिक है, नाभिक में धनात्मक चार्ज होता है। और बाकी तो थॉमसन ने बताया था स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है, गोलाकार ही लिया। बस इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन थी जो आगे नील्स बोर इसका क्लियर उपाय कर देंगे यहाँ पे। तो ये नील्स बोर है, नील्स बोर है ना, बोर मॉडल कहते हैं इसको, बोर मॉडल के नाम से जानते हैं।
नील्स बोर ने कहा, देखिए रदरफोर्ड का कुछ माइनस पॉइंट था। रदरफोर्ड ने क्या कहा था, ड्रॉबैक जिसको कमी कहते हैं। रदरफोर्ड ने सब कुछ तो अच्छा बता दिया, लेकिन जब रदरफोर्ड से पूछा गया कि भाई साहब आपने ये तो बता दिया नाभिक है, उसके अंदर धनात्मक चार्ज है, अब जरा ये बताइए इलेक्ट्रॉन कैसे रहता होगा। तो उन्होंने एक जो बड़ा कहा था कि देखिए ये प्लस है यहाँ पर, बोला हाँ प्लस है, बोला स्पाइरल पाथ पे इस तरह से ऐसे मूव करेगा, यहाँ पर वृत्तीय पाथ पे घूमेगा और ये इलेक्ट्रॉन है। अब ये नॉनसेंस वाली बात लगती है, इलॉजिकल लगता है, पता नहीं रदरफोर्ड उस समय क्यों नहीं सोच पाई इस बात को लेकर। आज आप और हम सोच पाते हैं। सीधी सी बात है, जब कोई इस तरीके का मूव करेगा, ऐसे करके मूव करेगा, तो कहीं तो जाके एनर्जी इसका खत्म होगा। बोलिए, इसकी ऊर्जा कहीं तो खत्म होगी। ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। और जैसे ही ऊर्जा खत्म होगा तो ये सीधे आगे कहाँ गिर जाएगा, नाभिक में गिर जाएगा। अब इसका है जो प्रकृति वो है माइनस, मतलब इसका है प्रकृति नेगेटिव, माइनस नहीं बोलेंगे, नेगेटिव ऋणात्मक, और इसकी प्रकृति धनात्मक। तो जब ऋणात्मक और धनात्मक मिलते हैं तो फिर तो खत्म हो जाता है। -5 प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो फिर तो खत्म हो जाएगा। तो फिर तो परमाणु का अस्तित्व भी नहीं होना चाहिए था। और जब परमाणु नहीं होता तो अणु नहीं होता, अणु नहीं होता तो कण नहीं होते, कण नहीं होते तो पदार्थ नहीं होता, तो कुछ तो होता ही नहीं यहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पर ये मिस्टेक हो गया। नील्स बोर ने इसको बहुत ही क्लियरली क्या किया, इसको एक एक पॉइंट को क्लियर कर दिया। बोला देखो बीच में नाभिक है, रदरफोर्ड ने बोला था, बोला हाँ बीच में नाभिक है, दे दिया नाभिक को। अब बोला देखो सबसे पहला एक हम घेरा बनाएंगे, एक पहला सबसे घेरा बनाएंगे यहाँ पर, एक ऊर्जा का आप स्तर बोल सकते हैं, और उसका नाम रखा के कक्षा, और बोला इसका n की वैल्यू 1 होगा और इसके अंदर केवल 2 इलेक्ट्रॉन होगा, फिक्स कर दिया। बोला इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे जो मूव करेंगे, और इन दोनों इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होगी वो एक जैसा होगी। मतलब ये जो आप ये कक्षा देख रहे हैं इसकी एक फिक्स ऊर्जा है। इसके अलावा इसके ऊपर अगला जो कक्षा होगा वो हमने बोला एल कक्षा है, और इसके अंदर फिक्स 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 इन्होंने जिक्र किया इस बातों का। उसके बाद इन्होंने कहा कि देखो इसके बाद जो हम लेंगे वो एम कक्षा लेंगे, और n इज इक्वल टू 3 होगा, 1 2 3 जैसे सीक्वेंस में बढ़ रहा है, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसमें 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। इससे क्या फायदा मिला, इससे ये फायदा मिला जहां रदरफोर्ड यहाँ पर किसी भी इलेक्ट्रॉन को किसी एक जगह पे, एक स्तर पे, एक लेवल पे फिक्स नहीं कर पा रहे थे, ये बस घूमता ही जा रहा था, वहीं उन सारे इलेक्ट्रॉनों को नील्स बोर ने अरेंज कर दिया और कहा कि हम एक सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, इसकी एनर्जी कम है, आगे जाएंगे और एनर्जी बढ़ जाएगा, आगे जाएंगे और एनर्जी बढ़ जाएगा। तो एक एनर्जी का, ऊर्जा का स्तर भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, और यही हम अब तक पढ़ रहे हैं KLMN के फॉर्मेट में, बोर के मॉडल को पढ़ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो बोर का मॉडल होता है, एनर्जी लेवल की बात की जाती है, जिसमें फोटोन की बात की जाती है। फोटोन h न्यू बोला जाता है, भी आपको ज्यादा नहीं समझ में आएगा h न्यू क्या होता है, बाकी चीजें क्या होती है वो हम आपको अगले वीडियो में डिटेल में बताएंगे। लेकिन आपको बताते हैं जो फोटोन होता है बेसिकली वो क्या होता है, ऊर्जा का एक पैकेट बोल सकते हैं, एनर्जी का पैकेट है, ऊर्जा का पैकेट है। ऊर्जा का पैकेट का मतलब ये हो गया, जैसे देखते हैं बाढ़ पीड़ितों में ऊपर से सामान फेंका जाता है ना, सामान फेंका जाता है, उसमें सामान होते हैं, पैकेज होते हैं, तो वैसे ही ऊर्जा का फोटोन होता है। अब होता क्या है कि कई बार यहाँ पर क्या होता है कि मान लो के सेल एल सेल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैं ऐसे बना देता हूँ, यहाँ पे ये मान लो के सेल है, मतलब के कक्षा है, ये मान लो के कक्षा है, n इज इक्वल टू 1, और ये मान लो एल कक्षा है जिसकी एनर्जी ज़्यादा है, n इज इक्वल टू 2। अब मान लो के कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ना, ये इसको ना कहीं से एनर्जी मिल जाती है, मतलब फोटोन से एनर्जी मिल जाती है। एनर्जी मिलते ही इसकी एनर्जी बढ़ गई। अब देखते हैं किसी के पास ज़्यादा पैसा आ जाता है तो घर बनाना शुरू कर देता है, गाड़ी लेना शुरू कर देता है, वो दिखाता है कि हमारा लाइफ स्टाइल बहुत ही अलग हो गया है, अब तो हम अच्छे जगह पर रहेंगे, सब कुछ रहेंगे। लेकिन जो स्टेबिलिटी होती है ना, आपके इनकम की उसी पर चलता है। आपको एक बार 50 लाख मिल गया, उन 50 लाख का आपने गाड़ी ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, टीवी ले लिया, सब ले लिया, गाड़ी में पेट्रोल कौन भरवाएगा, खर्चे कौन मेंटेन करेगा, एसी ले लिया, बिजली बिल कौन भरेगा, तो भाई उसके बाद आपके अंदर स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी। आपका रनिंग इनकम है, पैसा चल रहा तब तो आप मेंटेन कर लोगे, वरना नहीं कर पाओगे। तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके चला जाता है ऊपर वाले में, है ना। अगर मैं इसको E1 बोल दूं और इसको मैं E2 बोल दूं तो ये पहले एनर्जी वाले से दूसरे एनर्जी में चला जाता है। जब वहां पर जाता है तो जाने के बाद देखता है अरे
हम तो यहाँ पर टिक नहीं पाएंगे, स्टेबल नहीं रह पाएंगे, क्योंकि एनर्जी लेवल, ऊर्जा का स्तर अलग अलग है ना। तो वो फिर क्या करता है, कम बैक करता है, ऐसे मायूस सा होता हुआ कम बैक करता है ऐसे करके। लेकिन जब कम बैक करेगा, जैसे गांव वाले बोलेंगे, एल वाला यहाँ पर के वाला बोलेगा कि ओ भाई वापस तो आ रहे हो के में, लेकिन जो फालतू ऊर्जा तुम लिए थे ना वो निकालो, उसकी जरूरत नहीं है। के में तभी एंटर करोगे जब इसकी फिक्स ऊर्जा हो गया। मान लो इसकी ऊर्जा 10 है और आप 20 लेके पहुंच रहे हो, 10 बाहर निकालो पहले, आप ऐसे घुसने नहीं देंगे आपको। तो ये क्या करता है, यहां से जो जो एक्स्ट्रा ऊर्जा होता है उसको बाहर निकालता है। तो उसको हम यहाँ पर आपके बुक में फोटोन दिया गया, यानी आप ये समझिए जो फोटोन वो लेता है वही फोटोन को बाहर निकालता है। तो इसको समझाने के लिए बोल सकते हैं कि जब एक इलेक्ट्रॉन अपने एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा, अपने आगे के दूसरे ऊर्जा स्तर में जाता है और वहां से फिर वापस वहां पर लौटता है, लौटने के दौरान जो ऊर्जा वो बाहर निकालता है या विसर्जित करता है, जो भी आप कह सकते हैं, वहां पे निष्कासित करता है, वो ऊर्जा फोटोन होता है। आप ऐसे समझ सकते हैं। एक ही बात है, मैंने आपको 10 रुपये दिया, आपने 10 रुपये निकाला, तो एक ही चीज़ें हमने जो दिया था यहाँ पर है। तो ये एक फोटोन के द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा होता है, एच न्यू होता है, आप जानेंगे, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, ये फ्रीक्वेंसी होता है, वो बात की बात है यहाँ पे। तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, यहाँ पर देखिए ये इलेक्ट्रॉन है, देखिए यहाँ पर जा रहा है ना, यहाँ पर कम बैक कर रहा है, यहाँ पर देखिए एल से के में जा रहा है, यानी पहले के से एल में आया होगा, इसको एक्स्ट्रा मिला होगा, अपने आप तो नहीं जाएगा, सीधी सी बात है। और जब वापस जा रहा होगा तो जो ऊर्जा निकलेगी वही फोटोन की ऊर्जा होगी। और ये यहाँ तक हमने चीज़ों को समझा, जाना कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें इसके अंदर है। तो मैं एक बार आपको समराइज कर देना चाहूँगा बेसिकली कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हमने देखा है यहाँ पर। तो हमने इसके अंदर बहुत बेसिक लेवल से सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में देखा कि इलेक्ट्रॉन का सेटअप वगैरह क्या था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का देखा। फिर हमने यहाँ पर प्रोटॉन का यहाँ पर देखा बेसिकली। फिर हमने यहाँ पर जे थॉमसन का देखा, यहाँ पे सीक्वेंस बता रहे हैं आपको। थॉमसन के बाद हमने रदरफोर्ड का देखा यहाँ पे, ठीक है। रदरफोर्ड के बाद हमने नील्स बोर का देखा, बोर का यहाँ पर देखा। तो बेसिकली ये जो तीन हमने देखा है, ये वाला परमाणु संरचना के ऊपर है, परमाणु की संरचना के ऊपर है। उससे पहले यहाँ पर हमने डाल्टन के बारे में जाना कि डाल्टन ने क्या कहा था यहाँ पे, और यहाँ पर जो डाल्टन ने कहा था, ये जो हमने पढ़ रहे हैं, ये परमाणु के बारे में सबसे पहले बताया था। और ये दोनों जो है ये खोज हुई थी, ये खोज हुई थी इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की। तो एक सीक्वेंस में हम यहाँ पर देखते आ रहे हैं कि कैसे कैसे सीक्वेंस में चीज़ें जाती जा रही। सबसे पहले ऑब्वियसली यहाँ पर गोल्डस्टीन का नाम आता है एक एक्सपेरिमेंट में, थॉमसन ने भी अपने यूज किया था। कैथोड के बारे में पढ़ा हमने, है ना। इलेक्ट्रॉन में हमने क्या पढ़ा, तो इलेक्ट्रॉन में हमने कैथोड किरणों के बारे में पढ़ा, कैथोड किरणों के बारे में पढ़ा। यहाँ पर एनोड किरणों के बारे में पढ़ा हमने यहाँ पर, ठीक है। इनका विशेषताएं हमने पढ़ी। डाल्टन ने परमाणु के बारे में बताया जो था, थॉमसन ने जो है क्या बताया, प्लम बुडिंग मॉडल यहाँ पर दिया था, ठीक है। रदरफोर्ड का भी यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट या प्रयोग देखने को मिलता है, प्रयोग एंड मॉडल देखने को मिलता है, जिन्होंने कुछ बातें यहाँ पर बताई थी, ध्यान दीजिएगा। बोर्स ने भी बताया, बोर का भी मॉडल था जिसमें कुछ निष्कर्ष बताया, KLMN और फोटोन के बारे में यहाँ पर बताया है यहाँ पे। तो इस तरीके से ये सारे पॉइंट हमने यहाँ पर एक एक करके डील कर लिया है। आगे के क्लास में फिर हम इसके आगे के पार्ट जानेंगे कि कैसे और बाकी चीज़ें हुई, जो आपके चैप्टर में खोल के देखना, टेक्स्ट बुक देखना, वहाँ पर पता चल जाएगा। आई थिंक पेज नंबर 99 या समथिंग के आसपास चैप्टर 5 देखोगे आपको सब मिल जाएगा, पढ़ के देखना, वो मैंने उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाया है। तो इसी के साथ आज की सेशन को यहीं पर ओवर करना चाहेंगे। कैसा रहा आज का क्लास, क्या कुछ समझ में आया? जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि वीडियो के एंड होते होते सारी चीज़ें क्लियर होगी। देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ते हैं तो हमें 50%, 60%, 70% समझ में आता है। अगर इतना भी समझ में आ रहा है तो अपने आप में बड़ी बात है। उसको रिवीजन कीजिए, उसको पढ़िए, बार बार समझिए, देखिए, वीडियो को फिर से देखिए, तो ज़्यादा चीज़ें आपके लिए क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप साइंस पढ़ रहे हैं और उम्मीद करेंगे कि आप आगे 12th में भी साइंस से आगे बढ़ेंगे, अगर आपके इंटरेस्ट है, इच्छा होगा तो, और ये चीज़ें वहाँ पर आपको हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।